हेलो फ्रेंड्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 बेसिक मैथ का। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज से कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, और उसके बाद देखेंगे वेक्टर और स्केलर के बीच का डिफरेंस। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ऐसा एडिशन जो एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल पर कैसे डिपेंड करता है? हमारे जो दो वेक्टर्स होंगे उनके बीच में एंगल दिया हुआ होगा, तो उस एंगल पर इनका जो है एडिशन डिपेंड करेगा। तो ये क्या फॉलो करती है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। तो ये था हमारा वेक्टर क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और ये क्या है? सिंपल, जो सिंपल मैथ का जो एडिशन होता है उसको फॉलो करती हैं, ठीक है ना। स्केलर एडिशन जिसे हम बोलते हैं। स्केलर एडिशन जैसे मैथ में हम किस तरीके से ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 3+4 क्या होता है? 3+4 = 7। तो ये सिंपल मैथमेटिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, उनको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। तो यही था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसको समझेंगे। लेट कर लेते हैं कि द लेट एफ बी अ वेक्टर के एफ जो है वो कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अब इस एफ को जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी के पास एक तो होता है मैग्नीट्यूड, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा। एक क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है, और एक क्या होता है? डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये क्या है? मैथ में तो इनको मॉड्यूलस का साइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ कैप से। और वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, ठीक है ना। वेक्टर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से। तो यह लिख देता हूँ, वेक्टर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस जिसे हम मैथ में बोलते हैं, इन दो डंडों से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डायरेक्शन को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कैप, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए एफ कोई हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे हमने लेट किया था कि एफ क्या है? कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास तो होगा एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। इसका क्या है? ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और एक क्या होगा? डायरेक्शन होगी, जिसको हम एफ कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस जिसे हम मैथ में बोलते हैं, दो डंडों से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डायरेक्शन को कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हमारा आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? ऐसे दो वेक्टर्स, ठीक है ना, ऐसे दो वेक्टर, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं अपने पास नेगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट जो उनकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, ठीक है ना। डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है ना। अगर एक एक की डायरेक्शन नॉर्थ है तो दूसरे की साउथ होगी, बट मैग्नीट्यूड दोनों। नेक्स्ट अपना पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, बट मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका डायरेक्शन सेम होता है। इसी तरीके से एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका डायरेक्शन डिफरेंट होता है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं वो। तो ये हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया। नंबर 5 अपना को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर्स, वेक्टर्स जिनका, ठीक है ना, वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट इज सेम, ठीक है ना।
वो होते हैं हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट होते हैं अपने पास कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे 2 या 3 वेक्टर्स होंगे जो कि सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है ना। वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, वेक्टर्स दैट लाई इन सेम प्लेन। ऐसे 2 वेक्टर जो कि सेम प्लेन में, 2 या 3 वेक्टर हों विच लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है ना, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है नंबर 7, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो कि सेम लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है ना, विच लाइज ऑन सेम लाइन। ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन पर लाई करते हैं, विच लाइज ऑन सेम लाइन, ठीक है ना, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, उनको बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। कोप्लानर ऐसे वेक्टर्स जिनका जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं। और कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जो कि सेम लाइन पर लाई करते हैं। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये दोनों जो वेक्टर्स है अपने पास, नंबर 8 और नंबर 9, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर भी बोलते हैं इसको, और एक है यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। और इनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसी होती है? नॉट डिफाइन होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन इनकी नॉट डिफाइंड होती है। एक होता है अपने पास इंपॉर्टेंट है ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। और डायरेक्शन इनकी क्या होती है? फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। ये चीज याद रखनी है, डायरेक्शन क्या होती है? फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कैसी होती है? फिक्स्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे होगा यूनिट वेक्टर्स। अब इसमें इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब हमें कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे और हमें उसका पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन हमें दिया हुआ है। इसमें कोई भी पॉइंट P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। 3 जो है उसका x कोऑर्डिनेट है और 2 जो है उसका y कोऑर्डिनेट है। और ये होता है हमारे पास ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब हम जब भी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे वो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ही निकालेंगे, ठीक है ना। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? ओरिजिन के। अब निकालेंगे किस तरीके से? तो सिंपल, आपको क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है, जिसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हमें करना है 3 लेना है और आई कैप लगाना है उसके पीछे, और फिर प्लस का साइन लगाना है, एंड देन 2, और y कोऑर्डिनेट की जगह हमें j कैप लगाना है। सिंपल, ये क्या हो गया? हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए हमारा 3D प्लेन होता, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, इनर z एक्सिस होती, तो ये हमारा 3D प्लेन बन जाता और इसका एक और कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता जो कि है 1, ठीक है ना। ये 3D प्लेन हमारा अब बन गया। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सिंपल हम इसी तरीके से करेंगे, इसकी जगह आई कैप, इसकी जगह जे कैप और इसकी जगह के कैप लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये किसका था? 2D प्लेन वाले का था, और ये किसका था? 3D प्लेन वाले का पोजीशन वेक्टर था। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 5,4, तो इसका मान लेते हैं 3,2, ठीक है ना। सिंपल, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अगर हमें अब इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बीच की डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए और बी के बीच का, ठीक है ना। अब वेक्टर में ये जो एरो होती है इसको बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट, और ये जो बैक का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। तो अब अगर हमें ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम लिखते हैं ए से बी वेक्टर। अगर बी से ए निकालना है तो बी ए वेक्टर लिखेंगे, ठीक है ना। सिंपल, जैसा पढ़ा जा रहा है वैसे ही लिखेंगे। तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या है? यहाँ पर फाइनल पॉइंट मान लेते हैं ए को। ए हमारा फाइनल पॉइंट है और बी क्या है? हमारा
इनिशियल पॉइंट है, यानी कि हमें क्या वेक्टर निकालना है, बी से ए, यानी कि बी ए वेक्टर हमें निकालना है, जो कि हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट्स में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और वाई कोऑर्डिनेट्स में से वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। तो 5 माइनस 3 प्लस, और जो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ हमें आई कैप को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 माइनस 2, और जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ जे कैप, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट की जगह आपको आई कैप रखना है और वाई कोऑर्डिनेट की जगह आपको जे कैप रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। कहाँ से, बी से ए वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमारा है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब देखते हैं, ये तो था हमारा 2D प्लेन। अब मान लीजिए 3D प्लेन हो जाए, जैसे यहाँ पे जेड एक्सिस भी आ गई, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक और पॉइंट आ जाए, जैसे हम मान लीजिए 5,4,3 हो गया, और यहाँ पे 3,2,1, यानी कि क्या है, 3D प्लेन हो गया। 3, 2, 1, 5, 4, 3 ये हमारे क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक जेड एक्सिस और जो हमने ऐड की उससे इसका एक और कोऑर्डिनेट बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें से जेड कोऑर्डिनेट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ निकाल लेते हैं नया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वही बी ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट 5 माइनस 3, एक्स की जगह आई कैप प्लस 4 माइनस 2, और वाई कोऑर्डिनेट्स की जगह जे कैप प्लस, अब जेड कोऑर्डिनेट की जगह सिंपली सेम इसी तरीके से करेंगे, 3 माइनस 1, और जेड कोऑर्डिनेट की जगह रख देंगे के कैप, ठीक है ना। तो बी ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि हम हमारा रिलेशन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में किस तरीके से ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे पोजीशन निकालनी है ए वेक्टर की, ठीक है ना, पोजीशन निकालनी है ए वेक्टर की, तो मैं इस तरीके से इसकी पोजीशन निकाल सकता हूँ। पोजीशन वेक्टर किस तरीके से निकालते थे, पोजीशन वेक्टर हम निकालते थे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और सिंपली हम क्या करते थे, 5 आई कैप, अगर मुझे ए वेक्टर निकालना है तो ओ ए वेक्टर बोलेंगे इसको, ठीक है ना, ओ से ए तक जा रहा है, क्या बोलते हैं, ओ ए वेक्टर। तो 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। सिंपली मुझे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनके आगे आई कैप, एक्स कोऑर्डिनेट के आगे आई कैप, वाई के आगे जे, और जेड के आगे के कैप लगाना है। इसी तरीके से मुझे ओ बी वेक्टर निकालना है, ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्यों, क्योंकि ओ से बी जा रहा है, तो ओ बी वेक्टर। तो सिंपली मुझे क्या करना है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, इस तरीके से मैं निकाल लूंगा। ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स मैंने निकाल लिए। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है ए और बी के बीच में, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। और मान लीजिए मेरा फाइनल पॉइंट ए है, तो उसको हम बोलते हैं, बी से ए जा रहा है तो हम बोलते हैं बी ए वेक्टर। ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर या फिर ए वेक्टर तो हमारा ये है, जो कि हमारा फाइनल वेक्टर है, और इनिशियल वेक्टर हमारा ये है। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, किस तरीके से, फाइनल माइनस इनिशियल करके, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। मैंने आपको पहले बताया था ये क्या है, फाइनल पॉइंट, और ये क्या है, इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर क्या हमारी ये, इनिशियल वेक्टर है हमारी ये। तो फाइनल वेक्टर लिख लेंगे 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, फिर माइनस, और ये इनिशियल वेक्टर लिख लेंगे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 आई कैप और प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये माइनस 100 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप। तो आई कैप वाले में से आई कैप वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे कैप वाले में से जे कैप वाले, और ये के कैप वालों में से के कैप वाले को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 2 आई कैप गए, 3 आई कैप बचे, प्लस 3 जे कैप में से 2 जे कैप गए, तो कितना बचा, 1 जे कैप बचा, 4 के कैप में से 1 के कैप गया, कितना बचा, 3 के कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने निकाला, बी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके लिए होमवर्क है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना और इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना, ठीक है ना। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
चलिए अब देखते हैं हमें मैग्नीट्यूड, अगर मान लीजिए कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे किसी भी वेक्टर का। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए हमें कोई ए बी वेक्टर दिया हुई है, फॉर एग्जांपल 2i प्लस 2j, ये हमें ए बी वेक्टर दी हुई है। अब हमसे कहें कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। अब निकालेंगे किस तरीके से, बोलेंगे हम अंडर रूट और जो आई कैप के साथ मल्टीप्लाइड है 2 उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो जे कैप के साथ नंबर मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 4 + 4 विल बी 8। तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना हो गया ए बी वेक्टर का, दैट इज √8। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन किस तरीके से निकालना है। अभी सबसे जब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा तो उसमें हमने सीखा कि वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है उसका डायरेक्शन होता है। ये मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होता है। अगर मैं मैग्नीट्यूड को इधर लाके डिवाइड कर दूं तो वो इधर क्या बचेगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, वेक्टर को डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे क्या लिखना है, सिंपली ए बी वेक्टर लिखना है और उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर देना है। तो ए बी वेक्टर क्या है, 2i प्लस 2j और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √8। तो ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, सिंपली हमारा आंसर है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 2j प्लस 3k। इसको मान लेते हैं ये कोई आर वेक्टर है, ठीक है ना, ये कोई आर वेक्टर दिया हुआ है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और अंडर रूट लेंगे, आई कैप के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर जे कैप के साथ जो भी मल्टीप्लाइड उसका स्क्वायर करना है, फिर के कैप के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर करना है और सिंपली इसको सॉल्व करना है। 9 + 4 + 9 विल बी √22। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √22। अब डायरेक्शन निकालनी है तो सिंपली वही फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो वेक्टर कितना है, 3i प्लस 2j प्लस 3k और मैग्नीट्यूड कितना है उसका, √22 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी इसकी डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गई, ठीक है ना। तो ये हमने सीख लिया किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मान लीजिए एक वेक्टर हमारी इस डायरेक्शन में है और दूसरी वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में बना दी। तो हमसे जब भी एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को आगे की तरफ एग्जेजरेट कर देना है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में भी ये वेक्टर प्रेजेंट है। अब सिंपली हमें क्या देखना है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल देखना है जो कि ये हो जाएगा। यही हमारा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हम ये वाला भी तो ले सकते थे, या ये भी, या ये भी। हमें इन तीनों में से कोई सा भी नहीं लेना है, सिंपली हमें क्या देखना है, किस डायरेक्शन में वेक्टर हमारी जा रही है, सिर्फ उस वाला ही हमें एंगल लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो हमने क्या लिख दिया इसको, थीटा। अब मान लीजिए अगर वेक्टर आपको इस तरीके से दे दी गई हो तो आपका एंगल क्या ये वाला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा, या ये, क्या अल्फा, इसको मैंने क्या बोल दिया, एंगल अल्फा बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, एंगल बीटा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एंगल बीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें जब भी, यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि हमें जब भी एंगल को रिपोर्ट करना है हमें हमेशा लेस देन, वी विल रिपोर्ट लेस देन 180 डिग्री वाला एंगल, ठीक है ना, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना, हमेशा 180 डिग्री से कम वाला। ये हमारा अल्फा क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है ये। तो और बीटा क्या है, 180 डिग्री से कम है। तो हमेशा कौन सा एंगल रिपोर्ट करना है, 180 डिग्री से कम वाला एंगल रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बीटा। आई होप आपकी समझ में टॉपिक आ गया होगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक वेक्टर इधर दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर
ये इधर दिया हुआ है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, कौन सा करेक्ट एंगल है हमारा। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस दोनों ही वेक्टर्स को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है इस तरीके से। और मैंने बताया था आपको, इन दोनों लाइंस के बीच का जो भी एंगल होगा वही हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहलाया जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया एंगल अल्फा, इसको हमने बोल दिया। तो करेक्ट आंसर विल भी हमारा एंगल अल्फा। ये वाला एंगल नहीं लेने वाले हम, ठीक है ना।